स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL के बारे में। कंपैरिजन देखेंगे SQL और MySQL के बारे में और SQL की कमांड्स के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक है MySQL के बारे में। तो जान लेते हैं MySQL क्या होता है। तो हम आ चुके हैं अपने पैनल के ऊपर में, जहाँ पे हमें पढ़ना है। तो MySQL क्या होता है? MySQL क्या है? एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या मतलब है? MySQL क्या है? फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मैनेज कैसे किया जाता है? तो मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं SQL का। मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, डेटाबेस के इन अ MySQL डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ टेबल्स। MySQL डेटाबेस के अंदर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है किस फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में। अब टेबल्स के अंदर में क्या होता है? तो टेबल्स के अंदर में हमारी नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये तो है हमारी क्या, ये है रोज और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी टेबल के अंदर में होती हैं। तो हमारा जो डेटाबेस है वो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर में काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं। काफ़ी सारी टेबल्स को हम स्टोर करा सकते हैं एक बार में। थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज रिकॉर्ड करती हैं। कौन? जितनी भी हमने टेबल बनाई है, उन टेबल्स के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या करा सकते हैं? स्टोर करा सकते हैं। और एक डेटाबेस के अंदर में कितनी टेबल हो सकती हैं? मैनी टेबल हो सकती हैं। ठीक है, MySQL के इन्वेंटर कौन थे? तो MySQL के इन्वेंटर थे हमारे माइकल वेनेडिवस, जिन्हें क्या बोला जाता है? मोंटी बोला जाता है। ठीक है, MySQL का जो नेम है वो किसके ऊपर में है? मोंटीज की डॉटर के ऊपर में। जो मोंटी हैं उनकी बेटी के नाम के ऊपर में माई रखा गया था। इसका जो लोगो है MySQL का वो क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम क्या था? शकीला नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कंपैरिजन। तो सेकंड टॉपिक हमने अभी क्या देखा था यहाँ पे? फर्स्ट वन हो गया हमारा MySQL के बारे में, हम देख चुके हैं कि MySQL क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन SQL एंड MySQL के बीच में। तो देखते हैं MySQL और SQL के बीच में कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया है हमारा, इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा विद इन MySQL डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस के अंदर में से किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो ऑल द प्रोग्रामर एंड यूजर्स, जितने भी प्रोग्रामर हैं या यूजर्स हैं, वो किसका यूज करते हैं? SQL का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? MySQL के अंदर में जितना भी डेटा है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑल द प्रोग्रामर्स एंड यूजर मस्ट यूज SQL। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? SQL इज अ सेट ऑफ कमांड्स है। SQL क्या है? सेट ऑफ कमांड्स हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द RDBMS। जितने भी RDBMS के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं SQL की कमांड्स को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? SQL क्या है? एक लैंग्वेज है विच इज यूज टू ऑपरेट योर डेटाबेस। डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? SQL का यूज करते हैं। जबकि MySQL क्या है? MySQL फर्स्ट ओपन सोर्स डेटाबेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो अभी इन 3 पॉइंट से हमें क्या क्लियर हुआ? हमें ये क्लियर हुआ कि हमारे पास में जो MySQL है, MySQL डेटाबेस, MySQL का डेटाबेस, MySQL के डेटाबेस को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम किसका यूज करते हैं? SQL का यूज करते हैं। ठीक है, SQL क्या है? SQL सेट ऑफ कमांड्स है। SQL क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है। ठीक है, SQL क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है। साथ ही साथ SQL क्या है? एक लैंग्वेज है। SQL क्या है? लैंग्वेज है। MySQL क्या है? MySQL एक सॉफ्टवेयर है। इन 3 पॉइंट से अभी हमें ये बात पता चली है कि MySQL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। MySQL के अंदर में हम क्या करते हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं या डेटा को स्टोर कराते हैं।
एसक्यूएल क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है या लैंग्वेज है। जितना भी डेटाबेस है उसे एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एसक्यूएल इज यूज्ड टू एक्सेसिंग, अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर में जितना भी डेटा है उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए और डेटा को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस है जो अलाउ करता है कीपिंग द डेटा दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस है, ठीक है, जो अलाउ करता है डेटा को रखने के लिए। डेटा को हम रख सकते हैं अपने डेटाबेस ऑर्गेनाइज के अंदर में। डेटाबेस जो भी हमारा डेटाबेस ऑर्गेनाइज है उस डेटाबेस के अंदर में अपने डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, ये कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? माई एसक्यूएल प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है, जबकि माई एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि एसक्यूएल क्या होता है और माई एसक्यूएल क्या होता है, हम ये अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल क्या प्रोवाइड कराता है? तो एसक्यूएल डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स प्रोवाइड कराता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक, एसक्यूएल कमांड को डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज के अंदर में, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है हमारी डीडीएल, सेकंड कैटेगरी है डीएमएल, थर्ड कैटेगरी है हमारी टीसीएल। हमें अपने सिलेबस में जो कवर करने हैं वो ये दो कमांड्स हैं, डीडीएल कमांड एंड डीएमएल कमांड। थर्ड वन इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो वी विल नॉट स्टडी इट। टीसीएल हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं है, सो हम टीसीएल को कवर नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीडीएल। तो डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द डेटा डेफिनेशन। जो भी हमारे डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए अलाउ कराता है कौन? डीडीएल कमांड्स। जितनी भी डीडीएल कमांड्स हैं वो क्या करती हैं? डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कराने के लिए अलाउ कराती हैं। ठीक है, कमांड कौन कौन सी है हमारी? पहली है क्रिएट कमांड, दूसरी है अल्टर, थर्ड वन है ड्रॉप। ठीक है, क्रिएट कमांड क्या करेंगे? क्रिएट कमांड हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अल्टर कमांड क्या है? अल्टर कमांड को हम यूज करेंगे मॉडिफाई और चेंज करने के लिए डेफिनेशन को, चेंज द डेफिनेशन। जो भी हमारी डेफिनेशन है टेबल की उसके अंदर में मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अल्टर कमांड का। कौन सी डेफिनेशन होंगी? जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होंगी हमारी, उन डेफिनेशंस को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे अल्टर कमांड का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड हम यूज करेंगे डिलीट और रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। ठीक, जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें अगर हमें रिमूव करना है या डिलीट करना है तो उस केस में हम किस कमांड का यूज करेंगे? ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल में कुछ कमांड्स दे रखी हैं। ये कमांड्स क्या है? कुछ एग्जाम्पल है डीडीएल के, जैसे कमांड्स क्रिएट टेबल हो गया, अल्टर टेबल हो गया, ड्रॉप टेबल हो गया और क्रिएट इंडेक्स हो गया, अल्टर इंडेक्स हो गया, ड्रॉप इंडेक्स हो गया, रीनेम टेबल हो गया और टर्न कैट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, किसके हैं ये? डीडीएल के। ठीक है, तो हमारी कितनी कमांड्स हैं डीएमएल के अंदर में? डीएमएल के अंदर में 3 कमांड है। पहला है हमारा क्रिएट, दूसरा है हमारा अल्टर और थर्ड वन है हमारा ड्रॉप। क्रिएट यूज करेंगे डेटा को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और अल्टर हम यूज करेंगे मॉडिफाई चेंज करने के लिए। ड्रॉप का हम यूज करेंगे किसके लिए? डिलीट या फिर रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये तीनों कमांड क्लियर हो गई होंगी आपकी। नेक्स्ट कमांड है हमारी डीडीएल कमांड। तो डीडीएल कमांड बाय डेटा मैनिपुलेशन वी मीन, डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? तो हमारा मतलब है डेटा को रिट्रीव कराना, कहाँ से? जो भी डेटाबेस के अंदर में डेटा स्टोर है। डेटा के अंदर में न्यू इंसर्शन करना, कोई भी डेटाबेस के अंदर में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो उस केस में क्या कराएंगे? हम इंसर्शन कराएंगे। डेटाबेस के अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो किसकी हेल्प से कराएंगे? डिलीशन कमांड की हेल्प से। डेटाबेस के अंदर में अगर कोई भी डेटा को स्टोर कराना है जो पहले से स्टोर है, जो डेटा पहले से स्टोर है उसे अगर मॉडिफाई करना है तो हम यूज करेंगे मॉडिफिकेशन का। ठीक है, तो ये 4 वर्किंग है, रिट्रीवल है, इंसर्शन है, डिलीशन है एंड मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये कमांड कहाँ ऑपरेट होंगी या इन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? इन कमांड्स को बोलते हैं डीवीएमएल कमांड्स।
ठीक, जैसा कि DML कमांड सजेस्ट करता है, सजेस्ट क्या करता है कि जो भी हमारे पास में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर में मैनिपुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DML कमांड का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें डेटा जो टेबल है उस टेबल के अंदर में टपल को इंसर्ट कराना है, देन वी यूज इंसर्ट इनटू। इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ टपल वी यूज अ मॉडिफाई, वी यूज अपडेट कमांड। इफ यू वांट टू डिलीट द टपल इन अ टेबल देन वी यूज अ डिलीट कमांड। ठीक है, तो अगर हमें टेबल के अंदर में इंसर्ट कराना है तब हम यूज़ करेंगे इंसर्ट टू का, मॉडिफाई करना है तो यूज़ करेंगे अपडेट कमांड का, अगर हमें डिलीट करना है तो यूज़ करेंगे डिलीट कमांड का। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे चार्ट दे रखा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसे एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। DML कमांड के अंदर में क्या क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं और सेलेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, DML कमांड के अंदर में क्या करा सकते हैं, DML में क्रिएट करा सकते हैं, ड्रॉप करा सकते हैं, अल्टर और टर्न करा सकते हैं। तो ये अभी हमने ऊपर देखे थे, सेम वही बात लिखी हुई है, बस इसे डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, जिससे कि हमें डायग्राम से इजीली याद रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ DBMS। लिमिटेशंस ऑफ DBMS के अंदर में पहला आता है, ये जो DBMS सॉफ्टवेयर है, ये DBMS सॉफ्टवेयर क्या है, कॉस्टली है। दूसरा हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। हाई कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि इसे समझना थोड़ा सा टिपिकल है, आंसर फाइंड आउट करना अभी टिपिकल हो जाता है। वो किस वजह से, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूज साइज होने की वजह से डेटा को समझना टिपिकल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपग्रेडेशन कॉस्ट। अपग्रेडेशन कॉस्ट क्या है, अगर हमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराना है तो अपग्रेडेशन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ईमेल है, ठीक है, सभी के पास में ईमेल आईडी होती है। अब उस ईमेल आईडी के अंदर में जो ड्राइव मिलती है हमें, वो ड्राइव हमें देती है 15 GB फ्री। गूगल की तरफ से 15 GB तक हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं फ्रीली, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। बट इफ़ वी वांट टू अपग्रेड आवर ड्राइव देन वी हैव टू पे। अगर हमें अपने डेटा को 15 GB से इंक्रीज़ करना है तो हमें प्राइस देना पड़ता है उसके लिए, वो क्या बन जाता है, कॉस्टली बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या बोला गया है कि अपग्रेडेशन कॉस्ट है इसकी, क्योंकि अगर हमें अपने DBMS सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है तो हमें पे करना पड़ता है, वी हैव टू पे। इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन क्या है, अगर हम अपने डेटा को कन्वर्ट कराना है तो उस केस में भी हमें क्या देनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये थे हमारे क्या, लिमिटेशंस ऑफ DBMS। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SQL। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, फास्ट क्वेरी प्रोसेस है। फास्ट क्वेरी प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में कोई भी डेटा है तो उस डेटा को अगर हम जितनी जल्दी से फैच कर सकते हैं, जितनी जल्दी से हम रिट्रीव करा सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फास्ट क्वेरी प्रोसेस कहलाती है। तो SQL वही काम करके देता है। हमारे पास में डेटा कितना भी बड़ा है, एक कमांड लिखेंगे, उस कमांड से जितना भी हमने डेटा क्रिएट किया हुआ है पहले से, वो कमांड से वो सारा डेटा हम रिट्रीव करा सकते हैं क्विकली और एफिशिएंटली। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या हो गया, फास्ट क्वेरी प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस के अंदर में पहला दे रखा है कॉम्प्लेक्स इंटरफेस। कॉम्प्लेक्स इंटरफेस का मतलब क्या है, जब भी हम डेटाबेस के साथ में डील करते हैं तो कुछ यूज़र क्या है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं इंटरफेस के साथ में, क्योंकि इंटरफेस SQL का डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस बोला गया है। नेक्स्ट एडवांटेजेस आता है नो कोडिंग स्किल। हमें SQL की कमांड्स या SQL को लर्न करने के लिए कोई भी कोडिंग स्किल की रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में सिंपल कमांड्स होती हैं, कमांड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, MySQL के अंदर में से डेटा को फैच करते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंपल कमांड्स दे रखी हैं, सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट है, इन अपडेट है। ठीक है, इस तरह के सिंपल कमांड्स का यूज़ करके हम डेटा को फैच करा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी कोडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। अब सम वर्जन आर कॉस्टलियर हैंस प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस इट। कुछ सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे होते हैं जो जिनका वर्जन कॉस्टलियर नहीं होता है, तो उन्हें तो हम इजीली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन SQL के साथ में ऐसा नहीं है। SQL के कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए प्रोग्रामर उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या कहती है? डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से या लॉन्ग स्टेबलाइजमेंट होने की वजह से, काफ़ी सालों से ऐसी की ऐसी बनी हुई है, तो ये क्या कराती है? यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है वाइड वर्ल्ड वाइड यूजर्स के लिए। मतलब अगर तुम यहाँ इंडिया में बैठ के यूज़ कर रहे हो या अदर पर्सन कोई यूएसए के अंदर में यूज़ कर रहा है, तो दोनों के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों को एक जैसा ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया है? इसे स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बोला गया है। नेक्स्ट आता है पार्शियल कंट्रोल। पार्शियल कंट्रोल का मतलब क्या है? कुछ बिजनेस रूल होने की वजह से, हिडन बिजनेस रूल होने की वजह से कंप्लीट कंट्रोल नहीं दिया गया है डेटाबेस को। ठीक है, पार्शियल कंट्रोल का मतलब क्या है? कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं दिया गया है एक्सेस। क्या किस वजह से? बिजनेस रूल होने की वजह से डेटाबेस को कंप्लीट एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम्स इन पीसी, सर्वर, लैपटॉप। हम इसे प्रोग्राम को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पीसी में यूज़ कर सकते हैं, सर्वर में यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स पे यूज़ करना है तो हम लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास में, तब भी वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? पोर्टेबल है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी रीजन से। तो एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर में काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स होने की वजह से जितना भी डेटा हमारा सेंसिटिव डेटा है वो खोने के चांसेस या वो चोरी होने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस के अंदर में इंटरैक्टिव लैंग्वेज। इंटरैक्टिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? इंटरैक्टिव लैंग्वेज का मतलब हो गया कि इजी है याद करना, समझना और उनकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के आंसर रिसीव करना सेकंड्स के अंदर में, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? इंटरैक्टिव लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया? हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं किसकी? एसक्यूएल की। ठीक है, इसके बाद में क्या है हमारे पास में? इसके बाद में डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के अंदर में हमें 3 टाइप के डेटा टाइप्स दे रखे हैं। पहला है न्यूमेरिक, सेकंड है स्ट्रिंग और थर्ड वन है डेट। थर्ड वन क्या है? डेट एंड टाइम के लिए। जब भी हमें डेट को देखना होगा माई एसक्यूएल के अंदर में, तब हम यूज़ करेंगे डेट फंक्शन का। और डेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ईयर, मंथ और डेट की फॉर्म में। टाइम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? आवर्स, मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट कैसा होगा? तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट दोनों ही तरीके से होगा। डेट स्टैम्प का क्या होगा? तो किसी में कोई स्पेस नहीं होगा। ईयर के लिए क्या होगा? तो ईयर के लिए सिंपली हमें क्या डालना होगा? वो वैल्यू डालनी होगी जिसके रिगार्डिंग मुझे ईयर चाहिए। ठीक है, जैसा डेट हो गई है 25, डेट हम कैसे डालते हैं? ईयर की फॉर्म में। तो ईयर में कैसे लिखेंगे? 199705 और 9। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ईयर दे दिया। तो इसमें क्या करेगा? जितनी भी हमारे पास में वैल्यू है ईयर की 197, तो ये हमें आउटपुट में निकाल के दे देगा। ठीक है, इससे ऊपर क्या दे रखा है? इसके ऊपर में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी नेम, जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम किन किन करेक्टर्स का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट है हमारा कैर का, वेरिएबल करेक्टर का और टेक्स्ट का। 3 फॉर्मेट्स हैं। 3 फॉर्मेट्स के अंदर में हम क्या कराते हैं? इस टाइप की स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में आता है इंटीजर टाइप। अगर हमारे पास में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू का साइज अगर ज़्यादा है, तो हम साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। या टिनी इंटीजर प्रोवाइड करा सकते हैं, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर। ठीक है, अगर वैल्यूज़ हमारी डेसिमल में है तब डेसिमल के लिए डेसिमल में भी कर सकते हैं, फ्लोट में भी और डबल के अंदर में भी। तो ये थे हमारे क्या? डेटा टाइप। जिस टाइप की वैल्यू है मैं उस टाइप के डेटा टाइप को यूज़ कर सकता हूँ। इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, देन वी यूज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हमारे पास में डेट और टाइम की फॉर्मेट में डेटा है, तब हम यूज़ करेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप का। ठीक है, तो जिस भी टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे।
ठीक है। इसके बाद में आता है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के कमांड्स। तो हमने अभी दो टॉपिक कौन कौन से कवर किए हैं। फर्स्ट वन है हमारा माई एसक्यूएल के बारे में। फर्स्ट वन किसके बारे में है, माई एसक्यूएल के बारे में। तो माई एसक्यूएल हमने कवर कर चुके हैं। इसके बाद में हमने कंपैरिजन देख लिया है एसक्यूएल माई एसक्यूएल के बीच में, और साथ ही साथ हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में एसक्यूएल की कमांड्स आती हैं जो आगे हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट कमांड क्या दे रखी है एसक्यूएल की, तो फर्स्ट कमांड है हमारी सेलेक्ट कमांड। फर्स्ट कमांड क्या है हमारी, सेलेक्ट कमांड। कलर पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। ठीक है। फर्स्ट कमांड क्या रहने वाली है हमारी, सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट कमांड क्या कहती है, तो सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रो एंड कॉलम फ्रॉम वन और मोर टेबल। एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल के अंदर में रोज और कॉलम के सब सेट्स को अगर हमें रिट्रीव करना है, देन वी यूज सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का हम यूज करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास में एक टेबल है। ये क्या दे रखी है हमारे पास में, एक टेबल गिवन है। ठीक है। ये टेबल के अंदर में क्या क्या है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स गिवन है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है नेम का, ओनर का, स्पेसिस का, जेंडर का, बर्थ का और डेथ का। तो दीज आर द कॉलम्स। और हमारे पास में रोज कितनी है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ रो। तो ये 7 नंबर ऑफ रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ रोज हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब जो एसक्यूएल की फर्स्ट कमांड है सेलेक्ट, उसे हम कैसे यूज करेंगे, तो सिंटेक्स गिवन है इसका, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में कॉलम नेम, नेक्स्ट कॉलम नेम, डेड एस कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। क्या कहते हैं ये इस लाइन का क्या मतलब है, सिंटेक्स का क्या मतलब है, तो सिंटेक्स का सिंपली ये मतलब है, अगर हमारे पास में टेबल गिवन है और हमें कोई भी कॉलम फैच आउट करना है, तो फैच आउट करने का सिंपल तरीका क्या होगा, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। देन वो हमें कॉलम का नेम लिखना है जिस कॉलम के रिगार्डिंग मुझे टेबल के अंदर में से वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट कॉलम का नेम वहां आ जाएगा। अगर मैं एक कॉलम चाहता हूं तो फर्स्ट कॉलम का नेम लिखने के बाद में फ्रॉम टेबल नेम लिख देंगे। ठीक है, जो भी हमारे टेबल का नेम होगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिट्रीव कराना है, देन वी यूज कॉलम नेम, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम नेम, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम नेम। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल नेम का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सिंटेक्स में क्या है, सेलेक्ट, कॉलम नेम, कॉमा, कॉलम नेम, कॉमा, डेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो n नंबर ऑफ कॉलम के लिए है। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर मुझे एक कॉलम को रिट्रीव करना होगा तो यूज करेंगे सेलेक्ट, फर्स्ट कॉलम नेम, देन फ्रॉम टेबल नेम। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स को रिट्रीव करना है तो फर्स्ट कॉलम नेम, कॉमा, सेकंड कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, पहली कमांड को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे, तो एग्जांपल गिवन है। अब ये जो टेबल का नाम है, वो टेबल का नेम क्या है हमारा, पैट टेबल गिवन है। टेबल का नाम क्या है, पैट टेबल। ठीक है, पैट, ये है हमारा टेबल का नेम, पैट। क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू व्यू ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 कॉलम नेम एंड ओनर ऑफ द टेबल पैट। ओनर क्या है, पैट। 2 कॉलम नेम हमें देखने हैं, टेबल के नाम किस टेबल में से, पैट टेबल के अंदर में से। तो हम कैसे राइट करेंगे अपनी क्वेरी को, तो लिखेंगे सेलेक्ट, फर्स्ट कॉलम नेम, देन सेकंड कॉलम नेम, फ्रॉम और टेबल का नाम। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेलेक्ट कमांड हो गई। सेलेक्ट कमांड क्या कर रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमें फैच आउट करके दे रही है आउटपुट के अंदर में। तो अभी ऊपर के टेबल में क्या दिख रहा है हमारे पास, ये रहा ओनर और ये रहा नेम। तो हमने 2 कॉलम को फैच आउट किया, तो फैच आउट करने के बाद में जो हमें आउटपुट मिला वो क्या मिला, नेम और ओनर के अंदर में से। ठीक है।
तो सेलेक्ट कमांड कैसे काम करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर में काम करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे एक कॉलम फैच करना है, एक कॉलम फैच करना है तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, सपोज करो मुझे जेंडर जो कॉलम दे रखा है हमें, जेंडर का कॉलम ही मुझे फैच करके बाहर निकालना है अपनी टेबल के अंदर में से, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम पैट। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरा जेंडर का कॉलम है, जो भी मेरा जेंडर का कॉलम है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किसके लिए था, एक कॉलम के लिए, वन कॉलम के लिए। ये वाला किसके लिए है, तो ये हमने दो कॉलम को फैच किया है। दो कॉलम कैसे फैच हुए हैं, फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा से सेपरेट करके, देन सेकंड कॉलम नेम फ्रॉम पैट। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को रिट्रीव करा सकते हैं अपनी टेबल के अंदर में से बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर में कि हमने क्वेरीज को, जो क्वेरीज है हमारी, जो टेबल है हमारी, उस टेबल के अंदर में से तीन कॉलम्स को रिट्रीव कराना है। तीन कॉलम्स को रिट्रीव कराने का वही सेम मेथड है, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, देन फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम एंड थर्ड कॉलम नेम। ईच कॉलम नेम इज सेपरेटेड बाय कॉमा, देन लास्ट क्या करना है, फ्रॉम और पैट। जैसे ही मैं इस क्वेरी को कहाँ लिखूंगा, माई एसक्यूएल के अंदर में, माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर में जैसे ही इस क्वेरी को लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे ये आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इफ वी वांट टू सी द एंटायर टेबल, दैट इज every column of a table, then you may write your query as। तो हम क्या करा सकते हैं, हम यूज करेंगे किसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट का। अब ये जो स्टार है ना, ये स्टार क्या करेगा, ये स्टार एंटायर टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स को अगर हमें देखना है, देन वी यूज अ स्टार। ठीक है, स्टार क्या करेगा, सभी रोज को, जितने भी रोज हैं या जितने भी कॉलम्स हैं, सभी कॉलम को उठाएगा और आउटपुट में डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अगर मुझे एक कॉलम देखना है तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम और फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। मुझे अगर चाहिए कि मैं दो कॉलम को फैच करूं, देन वी यूज सेलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे। अगर मैं चाहता हूं एंटायर टेबल को फैच करना, देन वी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, अपनी एंटायर टेबल को देख सकते हैं। एक कॉलम के लिए एक कॉलम का यूज करेंगे, एन नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमें देखने हैं तो कॉमा से सेपरेट करके कॉलम्स को देख सकते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल क्या है, हमारी एंटायर टेबल आ चुकी है, किसकी हेल्प से, स्टार का यूज करके। ठीक, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी डिस्टेंट कमांड। ठीक है, डिस्टेंट क्या है, कीवर्ड है। इसका यूज क्यों करते हैं, बाय डिफॉल्ट द डेटा इज सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल द कॉलम, ऑल द रोज ऑफ अ टेबल, इवन इफ द डेटा अपीयरिंग इन रिजल्ट गेट डुप्लीकेटेड। अगर डेटा हमारा डुप्लीकेट भी है, अगर हमारा डेटा डुप्लीकेट भी अपीयर हो रहा है, तो ये नहीं करेगा कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसे रिमूव कर दे, ये पूरी रो को ही दिखाएगा टेबल के अंदर में, सारी टेबल को, जितना भी टेबल के अंदर में डेटा है सभी डेटा को सेलेक्ट करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो डिस्टेंट कीवर्ड एलिमिनेट करेगा डुप्लीकेट रोज को, जितनी भी डुप्लीकेट रोज हैं उन सभी डुप्लीकेट रोज को डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा रिजल्ट के अंदर में से ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द पैट टेबल स्टोर्स द नेम, ऑनर एंड
स्पीसीज एंड वांट टू सी द स्पीसीज, अगर हम चाहते हैं स्पीसीज को देखना जो हमारे टेबल गिवन है पैट के नाम से, उसके अंदर में स्टोर है नेम, ओनर और स्पीसीज, तो मैं केवल स्पीसीज को देखना चाहता हूँ। तो द मैनी कंसिस्ट ऑफ वन, द टेबल मैनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नेम बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। तो क्या हो रहा है, टेबल के अंदर में जितने भी क्या हो रहा है, टेबल के अंदर में, एक टेबल के अंदर में मोर देन वन नेम बिलोंग हो रहे हैं सेम स्पीसीज के अंदर में, बट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी शुड नॉट बी कंटेन डुप्लीकेट यहां पर आएगा स्पीसीज नेम, ठीक है, यहां पर आएगा स्पीसीज नेम, ये गलती से हो गया। क्या कहा इसने, डुप्लीकेट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का सिंपल मतलब है जितना भी डुप्लीकेट रो है हमारे टेबल के अंदर में, उस डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ठीक है। क्या समझ में आया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड करेगा जितना भी डुप्लीकेट डेटा है उस डेटा को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये स्पीसीज की एक टेबल है, इस टेबल के अंदर में जितना भी डेटा देख रहे हो वो डेटा क्या है, डुप्लीकेट डेटा है, बस बर्ड और स्नेक को छोड़ के। ये तो कैट भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये डॉग भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाता है डुप्लीकेट डेटा। अब इस डुप्लीकेट डेटा से बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कमांड का, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। कैसे यूज करना है, यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड के बाद में डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जिस भी टेबल के अंदर में से तुम्हें डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए उस टेबल का नाम लिखेंगे फ्रॉम और टेबल नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास में जो स्पीसीज नाम की टेबल थी उस टेबल के अंदर में से डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट कर देगा और रिजल्ट में क्या दिखा देगा, सिंगल वैल्यूज दिखा देगा, ठीक है। क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम ऑल का। थर्ड है हमारा ऑल कीवर्ड क्या करेगा, ऑल कीवर्ड रिटेन करेगा डुप्लीकेट डेटा को। डिस्टिंक्ट क्या कर रहा था, डुप्लीकेट डेटा को क्या कर रहा था, डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट कर रहा था। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यही तो काम कर रहा था, डुप्लीकेट जितना भी डेटा है रो के अंदर में उसे एलिमिनेट कर रहा है। ऑल क्या करेगा, जितना भी डुप्लीकेट डेटा है उसे रिटेन करके रखेगा, जैसा है टेबल के अंदर में वो वैसा ही रहेगा। अगर डेटा हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार दिखाएगा, 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 बार दिखाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं करेगा इस डेटा के अंदर में, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया था, सेलेक्ट ऑल, कॉलम नेम क्या है, स्पीसीज, फ्रॉम ये हो गया हमारा टेबल नेम और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट और ऑल में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, और ऑल के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, जितना भी डुप्लीकेट डेटा है उसे रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या आता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, फोर्थ है कॉलम एनालिसिस। कॉलम एनालिसिस क्या करेगा, कॉलम एनालिसिस के अंदर में द कॉलम नेम दैट यू सेलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम, कॉलम एनालिसिस नेम फॉर आउटपुट। कॉलम एनालिसिस का हम यूज करेंगे आउटपुट का नेम देने के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन डेट एंड टाइप फ्रॉम इवेंट टेबल, want to name the type column should be appear as event name। इसने क्या कहा कि जो ये हमारी कॉलम्स हैं डेट और टाइप, ठीक है। आउटपुट के अंदर में मैं टाइप कॉलम को एज अ इवेंट टाइप देखना चाहता हूँ। आउटपुट में जब भी रिजल्ट आए तो ये डेट एंड टाइम ना आके क्या आए, आउटपुट में आए दिखाई दे डेट एंड इवेंट टाइप। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस एनालिसिस का, ठीक है। तो ये एनालिसिस यूज कैसे होता है, तो यूज क्या करना है, सेलेक्ट डेट, क्योंकि मुझे डेट कॉलम भी चाहिए टाइप कॉलम भी चाहिए, बट टाइप कॉलम को मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है,
इवेंट टाइप के अंदर में चेंज करना है। तो लिखेंगे कैसे, टाइप एज कीवर्ड का यूज करेंगे। एज के बाद में क्या लिखेंगे, उस कॉलम का नाम जिसे रिप्लेस करना है। जैसे टाइप को मुझे रिप्लेस करके क्या दिखाना है, इवेंट टाइप दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा, टाइप के आगे लिखना होगा एज के आगे डबल कोट्स का यूज करके इवेंट टाइप लिख देंगे और फ्रॉम टेबल का नाम लिख देंगे। तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा मुझे, डेट एंड इवेंट टाइम दिखाई देगा। इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में था हमारा डेट एंड टाइम। टाइप को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, इवेंट टाइप कर दिया, किसकी हेल्प से, एज अलाइसिस की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। सिंटेक्स गिवन है इसकी, सेलेक्ट कमांड कॉलम नेम एज अलाइसिस कॉमा कॉलम नेम एज अलाइसिस फ्रॉम टेबल नेम। इसके अंदर में क्या है, हमें जो फर्स्ट गिवन है सेलेक्ट कॉलम नेम एज कॉलम अलाइसिस, ये एक कॉलम के लिए है। अगर ऐसे ही मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स को नेम चेंज करके रिप्रेजेंट कराना होगा, देन वी यूज अ कॉमा। कॉमा क्या करेगा, सेपरेट कर देगा फर्स्ट कॉलम को दूसरे कॉलम से। ठीक है, फ्रॉम करेंगे और टेबल का नेम लिख देंगे। अब इसमें पहली क्वेरी गिवन है, गिव द टेबल स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, एज सोन हियर, जैसे कि दिख रही होगी। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम। हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है, नेम डिस्प्ले कराना है, जेंडर नेम डिस्प्ले कराना है और एग्रीगेट डिवाइड बाई 5 करना है। एंड एग्रीगेट डिवाइड बाई 5, लेबल दिस कंपिट्यूशन एज अ परसेंटेज। और हमें क्या करना है, उससे परसेंटेज के नेम में चेंज करना है जो भी हमारा एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद में चेंज करना है किसके अंदर में, परसेंटेज के अंदर में। तो कैसे किया इसने, क्या लिखा, मुझे किस किस टेबल को, किस किस कॉलम को फैच करना है, तो नेम कॉलम को फैच करना था। तो सेलेक्ट नेम कॉमा, सेकंड कॉलम क्या है, जेंडर कॉमा। अब इसमें क्या गिवन था कि हमें गिवन है एग्रीगेट फंक्शन डिवाइड बाई 5। जो भी हमारा ये एग्रीगेट फंक्शन है इसे डिवाइड करना है 5 से और परसेंटेज की फॉर्म में दिखाना है इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए लिखा हुआ है एग्रीगेट डिवाइड बाई 5 एज डबल कोट्स के अंदर में परसेंटेज लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो आउटपुट में अब मुझे क्या दिखाई देगा, जितनी भी ये वैल्यूज हैं हमारी सभी तो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, सभी तो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड होने के बाद में जो आउटपुट में दिखाई दे रही हैं ये वो वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक, अब एग्रीगेट फंक्शन 5 एग्रीगेट डिवाइडेड बाय 5 ना दिखा के मुझे क्या दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है। तो मैंने किसके अलाइसिस का यूज़ किया, एज का यूज़ करके ये परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। तो जो आउटपुट मुझे चाहिए था वही डिजायर्ड आउटपुट मुझे मिल गया। ठीक है, इसके बाद में अगेन एक क्वेश्चन गिवन है, गिव अ टेबल स्टूडेंट नेम एज सोन हियर, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एज जेंडर एंड एज प्लस 5 एंड लेबल दिस एज एज अपडेटेड एज। अब देखो इसके अंदर में हमें करना क्या है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, मुझे किस किस कॉलम को फैच करना है, किस किस कॉलम को डिस्प्ले कराना है। तो पहला है हमारा नेम कॉलम, दूसरा है जेंडर कॉलम, थर्ड है हमारा सेकंड है हमारा एज, थर्ड है हमारा जेंडर और नेक्स्ट है हमारा एज प्लस 5। ठीक है, एज प्लस 5 को हम क्या करेंगे अब, और लेवल किस फॉर्म में दिखाना है, अपडेटेड एज की फॉर्म में दिखाना है। ठीक, अपडेटेड एज की फॉर्म में किसे दिखाना है, एज को। तो लिखेंगे कैसे इस क्वेरी को, क्वेरी को लिखने का तरीका क्या है, सेलेक्ट का यूज करेंगे, नेम कॉमा एज जेंडर एंड एज प्लस 5। एज तो रहेगी, एज प्लस 5 को दिखाना है और एज करके हम क्या कर देंगे, अपडेटेड एज कर देंगे इसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास में जो आउटपुट में डिस्प्ले होगा वो होगा नेम एज जेंडर और कॉलम का नेम क्या होगा लास्ट वाले का, अपडेटेड एज के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेरी को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, गिव अ टेबल स्टूडेंट एज सोन हियर, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम विद ऑल यूनिक एज नंबर। जितने भी एज नंबर हैं उन सभी के हमें क्या करना है, ये वाला यूनिक का मतलब क्या हो गया, 16 दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रिपीटेशन है ना, मुझे इस रिपीटेशन को नहीं चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हो गया, यूनिक का मतलब हो गया कि
डिस्टेंट कमांड का यूज़ करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सभी नेम डिस्प्ले करने हैं यूनिक एज के साथ में, तो दो कॉलम को मुझे फैच करना होगा। पहला है मेरा नेम कॉलम और दूसरा है मेरा एज कॉलम, ठीक है। कमांड कैसे लिखी जाएगी, तो कमांड लिखेंगे सेलेक्ट नेम, या तो मैं पहले डिस्टेंट लिख लूँ या फिर मैं नेम लिख सकता हूँ। तो मुझे नेम चाहिए, कॉमा डिस्टेंट, डिस्टेंट के आगे लिखेंगे हम एज, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और लास्ट में कर देंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेम तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो एज आएगी ना वो केवल डिस्टेंट एज आएगी। अगर दो 16 है ना मेरे पास में, तो एक 16 नहीं दिखाई देगा, फर्स्ट ही 16 दिखाई देगा एक वैल्यू का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑल यूनिक एजेस को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है क्या, फिफ्थ। फिफ्थ है हमारा पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। हमें क्या करना है, जो भी क्वेरी है हमारी उसके मिड में या उसके उस टेबल की क्वेरी के अंदर में हमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कराना है, टेक्स्ट पुट कराना है, ठीक है। टेक्स्ट पुट कराना है या सिंबल पुट कराना है या कोई कमेंट प्रोवाइड कराना है उस टेबल के अंदर में, तो हम कैसे करा सकते हैं, तो कराने का वही सिंपल सा तरीका है, सेलेक्ट लिखेंगे, कॉलम का नेम लिखना है। नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारा COMM कॉलम था उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई कराना है, तो एस्ट्रिक का साइन लगा के मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, कॉमा, जिस भी मुझे क्वेरी को इनपुट कराना है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोट्स के, उसे हम कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर में लिखेंगे और फ्रॉम टेबल का नेम कर देंगे, ठीक है। तो इस आउटपुट में क्या दिखाई दिया, सेल्समैन एक कॉलम बना, इसके साथ में COM की मल्टीप्लाई 100 से हो गई, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद ये टेक्स्ट ऐड हो गया, ये सिंबल ऐड हो गया, तो सिंबल जो दिखाई दे रहा है वो हमें आउटपुट के अंदर में सभी सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने सिंपल क्या करा है, एक सिंपल सिंबल ऐड कराया है अपनी क्वेरी के अंदर में, तो आउटपुट में भी वो मुझे क्वेरी की फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन सभी कॉलम्स के साथ में सेम वैल्यू दिखाई देगी। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल हमें गिवन है कि मुझे इस बार करना क्या है, गेट दी कमीशन ऐड करना है अपने कॉलम के अंदर में और परसेंटाइल को भी ऐड कराना है। सेम वही करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, सेल्समैन नेम लिखेंगे, कॉमा करके सेपरेट करके सिंगल कोट के अंदर में लिख देंगे गेट द कमीशन। तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा गेट द कमीशन के नाम से, और आउटपुट में सभी की वैल्यूज क्या रहेगी, गेट द कमीशन, गेट द कमीशन, गेट द कमीशन, और COM की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर दिखाई देगी मुझे इस तरीके से। लास्ट में जो मैंने ऐड कराया है परसेंटेज का साइन, वो भी मुझे परसेंटेज दिखाई दे जाएगा ईच कॉलम के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ तक सभी क्लियर होगा सब कुछ। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूस अ डिस्प्ले इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब मुझे क्या करना है, एक फॉलोइंग फॉर्मेट बनाना है जो हमें गिवन है इस तरीके से। तो पहला क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद में ऑब्टेन एग्रीगेट मार्क्स एंड हैज एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 एज परसेंटेज, एज परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, ये जो एग्रीगेट 5 है ना, इस एग्रीगेट 5 को मुझे क्या करना है, इसमें चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। क्वेरी के अंदर में मुझे क्या क्या टेक्स्ट ऐड कराने हैं, तो मुझे ऐड कराना है ऑब्टेन मार्क्स एंड हैज, ठीक है, ये ऐड कराने हैं। ये हमारे कॉलम नेम है, स्टूडेंट नेम ये भी कॉलम नेम है, और ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट किससे करना है, परसेंटेज से करना है, ठीक है। कर लेंगे, सिंपल है। ये हमें टेबल है, यही वाली टेबल है, इस टेबल के अंदर में ये कॉलम नेम हो गया स्टूडेंट नेम, एज क्या हो गई हमारी, ये वाली एज हो गई। इन दोनों के बीच में क्या इंसर्ट कराना है, मुझे ऑब्टेन्ड इंसर्ट कराना है, ठीक है। इसके बाद में एग्रीगेट को मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाई 5 करके एग्रीगेट डिवाइड बाई 5 कॉलम नेम ना दिखा के क्या दिखाना होगा, परसेंटेज दिखाना होगा, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में सेलेक्ट स्पेसिफिक रो वेयर क्लॉज। नेक्स्ट आता है हमारा 6th वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज।
रियल लाइफ के अंदर में टेबल के अंदर में अनलिमिटेड रोज होती हैं, अनलिमिटेड रोज कंटेन करता है। देयर इज नो नीड टू व्यू ऑल द रोज व्हेन ओनली सर्टीन रोज आर नीडेड। सही बात है। अगर हमें हमारे टेबल के अंदर में अनलिमिटेड रोज हैं और हमें सभी रोज को नहीं देखना है, हमारी सभी रोज हमारे किसी काम की नहीं है, हमें केवल कुछ पर्टिकुलर रोज को ही आउटपुट में देखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यूज करेंगे वेयर क्लॉज का। ठीक है। एन नंबर ऑफ रोज हैं, एन नंबर ऑफ रोज है, मुझे केवल 5 रोज की जरूरत है, मुझे केवल 5 रोज की ही नीड है। तो एन नंबर ऑफ अगर रोज है मेरे पास में और मुझे 5 की नीड है, तो अदर रोज तो मेरे लिए वेस्ट हो गई ना, अदर रोज क्या हो गई मेरे लिए, वेस्ट हो गई। तो वेस्ट हो गई, उस वेस्ट से बचने के लिए मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज का यूज करना है। वेयर क्लॉज से मैं क्या करा सकता हूँ, केवल उन 5 वैल्यूज को ही देख सकता हूँ जो मुझे रिक्वायरमेंट के रिक्वायर हैं, तो मुझे रिक्वायर हैं किसी सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर में, मैं उन वैल्यूज को फैच कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा सेकंड कॉलम नेम अप टू एन कॉलम नेम हम सेलेक्ट करा सकते हैं अगर कॉलम नेम हमारे टेबल के अंदर में गिवन है तो। ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वेयर क्या है, वेयर के बाद में हम लगाएंगे कंडीशन। अब ये कंडीशन वो कंडीशन होगी जिसके रिगार्डिंग मुझे वो कॉलम्स फैच आउट करने हैं। ठीक है। टेबल गिवन है आप सभी के सामने, पहला है नेम, एज, सेक्स, मैट्रिक्स और एग्रीगेट। ठीक। इस टेबल के अंदर में हमें डिस्प्ले कराना है नेम, एग्रीगेट, स्टूडेंट, जहां पर एग्रीगेट के मार्क्स ग्रेटर देन 350 हैं। ठीक है। तो कमांड कैसे लिखेंगे, मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम डिस्प्ले कराना है और एग्रीगेट डिस्प्ले कराना है। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में वो कॉलम नेम जो हमें डिस्प्ले कराना है नेम कॉमा एग्रीगेट, एग्रीगेट आ गया, फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा, वेयर का वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, इसके बाद में कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है हमारी 350। अब ये 350 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 350 एग्जिस्ट करता है एग्रीगेट कॉलम के अंदर में। ठीक है। तो एग्रीगेट कॉलम का नाम लिखेंगे, ग्रेटर देन 350 करेंगे और सेमी कॉलम से सेपरेट कर देंगे। ठीक है। तो आउटपुट में हमें जो कॉलम्स मिलने वाले हैं वो कौन से कॉलम होंगे, ये तो पहला कॉलम होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 350 से ज़्यादा है, ये नहीं मिलेगा हमें, ये भी नहीं मिलेगा हमें, ये मिलेगा और लास्ट वाला भी नहीं मिलेगा। तो आउटपुट के अंदर में केवल 2 ही कॉलम दिखाई देंगे, एक तो अनाया वाला और हमें दिखाई देगा मीटी वाला, मीता वाला, मीता। ठीक है। अनाया और मीता के 2 कॉलम हमें आउटपुट के अंदर में दिखाई देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्वेरी दे रखी है, नेक्स्ट की क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी कहती है कि मुझे डिस्प्ले कराना है नेम, एज, मार्क्स। मार्क्स को किस में रिप्रेजेंट करना है, एग्रीगेट जो कॉलम है ना उस कॉलम को मार्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऑफ स्टूडेंट जिसकी एज क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 दे रखी है। हमें करना क्या है, ये जो एज है ना इस एज को, इस एज की जो वैल्यू है 16 या फिर 16 से ज़्यादा और 16 से कम, इन वैल्यूज़ को अगर हमें देखना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर कमांड का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, कमांड लिखेंगे सेलेक्ट नेम, क्योंकि हमें नेम कॉलम को डिस्प्ले कराना है तो नेम कॉमा एज, एज के बाद में क्या लिखना है हमें, एग्रीगेट, एज एज क्या है, अलाइसिस है, जिसे मुझे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मार्क्स की फॉर्म में। ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, टेबल का नाम लिखा, टेबल के नेम के बाद में अब कंडीशन दे रखी है कि एज कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 16 होनी चाहिए। तो एज लिखेंगे हम क्योंकि कॉलम का नाम क्या है एज, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16 और लास्ट में सेमी कॉलम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। अब मैंने यहाँ क्राइटेरिया दे दिया, अब क्राइटेरिया देने के बाद में जो हमें आउटपुट दिखाई देगा वो किस किस वैल्यू के लिए दिखाई देगा, 16 वाले इस कॉलम के लिए और इस कॉलम के लिए, इन 15 वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा हमें,
ये 15 वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा, 14 वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा और अगेन 14 वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा। ओनली वी गेट द रिजल्ट दोज वैल्यूज और दोज एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 16। तो 16 की एज किसकी है, इस कॉलम की और इस वाले कॉलम की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें कंडीशंस गिवन होंगी, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट को देखना होगा। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वेयर क्लॉज का। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।